तो गाइज़ जिस तरह हम कोई भी सफ़र शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ढूंढते हैं ताकि हम मंजिल को आसानी से हासिल कर सकें। बिल्कुल इसी तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, उससे बड़ा यूनिट कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है और इसका एंडिंग यूनिट कौन सा है। तो गाइज़ बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बेसिक यूनिट की तरफ। और लेटर इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेसिक यूनिट है। जिस तरह हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो ब्रिक्स उसका सबसे छोटा यूनिट होता है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज अगर एक बिल्डिंग है तो लेटर उसमें एक ईंट का रोल अदा करता है। तो गाइज़ ए से लेकर जी तक तमाम अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर कहलाते हैं। तो गाइज़ बढ़ते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट की तरफ। तो गाइज़ इंग्लिश की बिल्डिंग का जो सेकंड कंपोनेंट है वो सिलेबस है। सिलेबस आवाज़ का वो हिस्सा होता है जो एक पूरा अल्फाज बनाता है। बेसिकली जिस तरह ये कैट है, कैट इसमें एक सिलेबस है। हैप्पी, हैप्पी इसमें दो सिलेबस आ गए, एक हैप और दूसरा पी, हैप्पी। तो गाइज़ अपने तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा यूनिट है वर्ड। बेसिकली जो वर्ड होता है ये लेटर और सिलेबस का मजमू होता है। ये कम्बिनेशन ऑफ लेटर हो और उसमें कोई ना कोई सिलेबस हो जो कुछ प्रॉपर एक मीनिंग देता हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। जिस तरह गाइज़ ए, पी, एल और ई ये कम्बिनेशन ऑफ लेटर हो गया और इसमें हमने सिलेबस यानी आवाज़ डाल दी एप्पल, टू सिलेबस वाली, तो इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो गाइज़ इंग्लिश की बिल्डिंग का जो चौथा कंपोनेंट है वो है फ्रेज़। तो गाइज़ जो फ्रेज़ है ये अल्फाज का मजमू होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट की तरह किरदार अदा करता है। तो गाइज़ जिस तरह एप्पल एक वर्ड था और जूसी भी एक वर्ड है, इन दोनों ने मिलकर एक फ्रेज़ बनाया जो सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट की तरह रोल अदा करेगा। क्यों कि जब तक इसके साथ कोई और फ्रेज़ नहीं लगाएंगे हमें प्रॉपर सेंस का पता नहीं चलेगा। तो गाइज़ बढ़ते हैं कंपोनेंट नंबर 5 की तरफ। तो जो कंपोनेंट नंबर 5 है वो सेंटेंस है। तो गाइज़ जो सेंटेंस है ये कंप्लीट एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है जो एक कंप्लीट थाट दे रहे। तो गाइज़ कंप्लीट थाट से मुराद ये है कि जैसे दी एप्पल इज़ रेड, तो देखें अब इस सेंटेंस में हमें उसके रंग के मतलब एक पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, यानी एक मुकम्मल थाट में मिल गई है। अब हमें मज़ीद क्वेश्चन करके उससे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कलर किस तरह का था। तो गाइज़ बढ़ते हैं अपने छठे कंपोनेंट की तरफ, वो है पैराग्राफ। तो गाइज़ जो पैराग्राफ होता है ये मजमू होता है मुख्तलिफ सेंटेंस का जो किसी एक आइडिया के रिलेटेड हों। तो गाइज़ जो आप पैराग्राफ लिखते हैं वो या तो ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ होता है जिसे ओपिनियन पैराग्राफ कहते हैं, या नैरेटिव पैराग्राफ जिसे कहानी वगैरह को इस तरह काम कहानी वगैरह उसमें बताते हैं, या आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ होता है जिसमें कोई दलाइल वगैरह देते हैं, या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है जिसमें किसी पर्सनैलिटी वगैरह को या किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो जिस तरह का पैराग्राफ लिख रहे हैं उसी तरह की आप सेक्शन करेंगे सेंटेंस के, जो आप सेंटेंस को इकट्ठा करेंगे वो उसी थॉट्स के होने चाहिए। तो गाइज़ हमारा जो 7वां कंपोनेंट है वो ये है कि जो सेंटेंस होता है उसके ज़रूरी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और टू सम एक्सटेंट हम ऑब्जेक्ट को भी इसमें शामिल करते हैं। सब्जेक्ट वो होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस कहा गया होता है, या वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रेडिकेट वो वर्ब होता है या उसकी कोई मॉडिफाइंग किस्म हो सकती है जो बेसिकली वो सब्जेक्ट कर रहा होता है या उस जुमले में हो रहा होता है। गाइज़ जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस जुमले में थर्ड पार्टी होती है जो उस एक्शन से मुतासर हो रही होती है। तो गाइज़ बढ़ते हैं अपने 8वें कंपोनेंट की तरफ, वो है क्लॉज। तो गाइज़ जो क्लॉज होती है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो किसी भी सेंटेंस में एक कंप्लीट थाट दे देती है, यानी उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है ताकि वो पूरे मीनिंग दे। और इसी तरह जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है
वो पूरे मीनिंग नहीं देती जब तक कि उसके साथ कोई और क्लास ना लगे। तो गाइज़ अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लास की एग्जांपल है शी वेंट टू द स्टोर, जबकि डिपेंडेंट क्लास की एग्जांपल है व्हाइल शी वाज एट द स्टोर। अब देखेंगे डिपेंडेंट क्लास की जो एग्जांपल है उसमें व्हाइल शी वाज एट द स्टोर, इसके साथ कोई और सपोर्टिंग जब तक नहीं लगाएंगे कि वो स्टोर में क्या कर रही थी या लेट हो गई थी या उसने शॉपिंग की थी, तब तक हमें इसकी कंप्लीट थाट नहीं पता चलेगी। तो गाइज़ बढ़ते हैं अपने नवे कंपोनेंट की तरफ, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो गाइज़ जो सेंटेंस होते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस आते हैं। इस तरह के सेंटेंस में कोई सिंपल स्टेटमेंट होगी या कोई सिंपल एक्सप्रेशन होगी या कोई एक सिंपल ओपिनियन वगैरह होगा। तो गाइज़ उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो गाइज़ इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो गाइज़ उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं। तो गाइज़ इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपको कोई ना कोई हुक्म दे रहे होते हैं, कोई ना कोई कमांड दे रहे होते हैं। तो गाइज़ लास्ट पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। तो गाइज़ इस तरह के सेंटेंस में इमोशंस के बारे में बताते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गमी के हों। तो गाइज़ बढ़ते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो गाइज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन। तो गाइज़ जो नाउन होता है वो पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो गाइज़ उसके बाद आता है वर्ब। तो गाइज़ तमाम तरह के एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। तो गाइज़ जो नाउन के मानी में इजाफा करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी ये नाउन को मॉडिफाई करता है। और एडवर्ब वो जो वर्ब के मानी में इजाफा करे या वर्ब को मॉडिफाई करे। तो गाइज़ जो भी हम वर्ड किसी नाउन की जगह यूज़ करते हैं हम उसको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही शी इट। तो गाइज़ जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो गाइज़ कंजक्शन डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट फ्रेजेस और डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो गाइज़ इंटरजेक्शन हमें इमोशंस के बारे में बताता है कि वो किस तरह के इमोशंस हैं, खुशी वाले हैं या गमी वाले हैं।